कब भी ऐसा होगा तो फोर्स इधर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, है ना, 90 डिग्री का। तो यदि थीटा की वैल्यू यदि 90 है तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ एस कॉस 90, तो वर्क आ गया 0। तो 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तब होगा, है ना। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल बन रहा है यहाँ से, है ना, ये एस है, थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस में आएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए आपका वर्क भी प्लस में आ जाएगा। तो वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से कम हो। 90 से ज़्यादा है, 180 और 90 के बीच में है ना, तो फिर वो माइनस में आ जाएगा। थर्ड ये है कि 90 से तो बेटा ज़्यादा है, डॉट प्रोडक्ट में 180 से ज़्यादा लिया नहीं करते, इसलिए मैंने 180 की कंडीशन लगा दिया। तो यहाँ पर कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है ना, तो निगेटिव आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू माइनस में आ गया। तो वर्क पॉजिटिव, वर्क निगेटिव, वर्क 0, ऐसे हो गया। ये इधर की तरफ फोर्स है और आपका डिस्प्लेसमेंट ये 90 डिग्री वाली लाइन हो गई, तो आपका फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, योर फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो S हो जाएगा। सो दिस इज योर एंगल थीटा। तो ये जो है 90 से ज़्यादा हो गया, ऐसे बता सकते हैं, बस। नोट हो गया। अभी इस पर ही 1-2 दिन काम करेंगे, न्यूमेरिकल खूब सारे लगाएंगे जिससे क्लियर हो जाए, है ना। एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू हम ऐसे बता सकते हैं, सो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है ना। नोट कर लिया बेटा, हो गया, आगे चले। तो वर्क की डेफिनेशन हो गई, एफ एस कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी है, इसे डायरेक्शन कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया। अब जो है छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये लगाते हैं कि पहले एक बॉडी पॉइंट ए पर है, ए का मतलब 1 2 ऐसा इस सिस्टम में है, बाद में हम उसे बी पर ले जाते हैं, 3 और 4 पर ले जाते हैं, और उस बॉडी पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ की वैल्यू वो जो है ये इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स की वैल्यू मैं लगा देता हूँ कि मान लो मैंने फोर्स लगा दिया है I + 2J न्यूटन का, है ना, फोर्स ऐसे लगा दिया I + 2J न्यूटन का। सो लिख लीजिए, है ना, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स when body is taken from A to B, A से B तक ले जाते हैं तो कितना वर्क हो। बहुत आसानी से आ जाएगा बेटा, है ना। आप कहाँ से कहाँ गए हैं, A से B गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, आता ही होगा सभी को। A से B चले गए तो डिस्प्लेसमेंट AB ना हो गया, और AB कितना होगा, OB माइनस हो, A से B चले गए तो OB, इसका पोजीशन वेक्टर कितना, पोजीशन वेक्टर होगा इसका 3I + 4J। सभी बच्चे जानते हैं ना, पोजीशन वेक्टर तो निकाल लेते होंगे, जिसको नहीं आए बता देना, तो 1 मिनट लगेगा मेरे को समझाने में, तो मैं समझा दूंगा। ये पोजीशन वेक्टर बना लिया। पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत आसान होता है, पहले कोऑर्डिनेट के साथ I लिख देते हैं, दूसरे के साथ J लिख देते हैं, तीसरा लिखा हो तो K लिख देते हैं। क्योंकि केवल एक्स वाई है, मतलब मेरा मोशन एक्स वाई प्लेन में है ना। और जब हम ए से बी जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा ए बी, जो होगा ओ बी माइनस ओ ए, अभी वहां पर लिख दूंगा। अब आप इसको पहले माइनस कर लीजिए, तो 3i - i किसकी इक्वल हो जाएगा, 2i के बराबर हो जाएगा, 4j - 2j ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2j। ये मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, है ना। हम एफ एस कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर निकालना, फिर उनके बीच का एंगल निकालना, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो हमने ऐसे लगा लिया। तो किसकी इक्वल हो गया, 2i + 2j के बराबर हो गया। अब आपका फोर्स तो कांस्टेंट है, देखो, है ना। कोई कांस्टेंट का मतलब कि वेरिएबल कैसे पता चलेगा, या तो पोजीशन लिखी हो, 2x लिखा हो, 2t लिखा हो, टाइम लिखा हो। यदि टाइम नहीं लिखा साथ में, ये XYZ नहीं लिखा, मतलब वेरिएबल ऐसे तो लिखते हैं, यदि वहां पर कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं लिखी हुई तो हम ऐसे बता सकते हैं। सो वर्क डन बाय द फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा,
वर्क डन विल बी इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे हम, तो एफ डॉट एस किसकी इक्वल होगा, आई प्लस 2j, यहाँ हो जाएगा डॉट एस की वैल्यू किसकी इक्वल है, 2i प्लस 2j के बराबर है, ये आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आई के साथ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1 इंटू टू मतलब 2 हो गया, प्लस ये प्लस था, ये भी प्लस प्लस लिख दिया, 2 इंटू टू कितना हो गया 4, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा 6 जूल के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कुछ छोटी छोटी मैथमेटिक्स का हमारा काम पड़ा है, जो मैं यहाँ साइड में लिखूंगा, है ना। तो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर कॉपी में वहाँ लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि आप ए से बी जाते हैं, यहाँ चले आते हैं, ये ए है और ये बी है ना, तो ये आर ए बी कहलाएगा, ए से बी। तो जो एक ए बी वेक्टर होता है वो हमेशा होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। ए और बी की पोजीशन से बता सकते हैं, ए बी वेक्टर हो गया, ये पहला नोट हो गया। दूसरा ये हो गया कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू a1i प्लस दिया है a2j, और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है कौन सा, b1i कैप प्लस b2j कैप, और बोलता है कि भैया a डॉट बी निकालिए। तो a डॉट बी कैसे निकालेंगे, i के साथ i वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो i के साथ a1 लिखा है, यहाँ b1 लिखा है, तो ये लिखूंगा मैं a1 b1 प्लस j के साथ a2 लिखा है, तो ये लिखूंगा a2 b2। ये लो आ गया, बस मैंने यही दो चीज़ें बनाई है यहाँ पर, ये लो। तो ऐसे जो है हम सॉल्व करके बता सकते हैं ना। सो यदि हम ए से बी जा रहे होंगे, सो ए बी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ए बी, और ए बी किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर हो जाएगा। ए लिखा है a1i प्लस a2j, बी लिखा है b1i प्लस b2j, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जे का मल्टीप्लाई जे के साथ कर देंगे, बस a1 b1 प्लस a2 b2, यही मैंने किया है। आई के साथ यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 1 इंटू टू, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 जूल आ गया। ठीक है भाई, सभी बच्चे समझ गए। तो हमने एकदम सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, और वेक्टर के फॉर्म में मैंने दे रखा था, वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। मान लो आपको वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो भी आप जो है आसानी से बता सकते हैं।